हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम का स्टूडेंट हो या बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हो, रेगुलर का स्टूडेंट हो या सोल का स्टूडेंट हो, उन सभी के पास एक मेन सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेसेस। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम शुरू करने वाले हैं आपका ये सब्जेक्ट, जिसके अंदर मैं आपको ये पांचों इसकी जो पांचों यूनिट है, 5 यूनिट आ रही है आपके सिलेबस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो उन पांचों यूनिट को कवर करवाने वाला हूँ एक एक करके वीडियोस के पार्ट में, जिसके अंदर मैं आपको इन पांचों यूनिट में से जो जो कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है वो सारी चीजें काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी जितनी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। वीडियोस इसकी पार्ट्स में आएंगी यूनिट वाइज, और यूनिट में भी पार्ट बनेंगे वीडियो के। काफी लंबी लंबी वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगा, आधे आधे घंटे की आपकी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर आपका सारा कंटेंट कवर करवाया जाएगा पार्ट्स में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये जो कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ मैं आपको, वो अपनी बुक में से कवर करवाने वाला हूँ, जो बुक क्रिएट करी हुई है हमने। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो आप परचेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल मिलेगी परचेज करने पर, जिसके अंदर से मैं आपको सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। इसके अंदर आपका जितना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कंटेंट दिया गया है, एक एक कंटेंट सारा कवर करा गया है। उसके अलावा आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं यूनिट वाइज, और साथ में आपको 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाए गए हैं इसके अंदर। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डीएम करिए, वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं इन सारी चीजों को काफी डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, आज हमें स्टार्ट करना है वीडियो का पार्ट नंबर 1, जिसमें आज हम देखने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। इसकी वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेबस में क्या क्या कंटेंट दिया गया है जो आपको इस यूनिट में कवर करना है। आपके सिलेबस में दिया गया है ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेसेस, इंटरनेशनलाइजेशन स्टेजेस एंड ओरिएंटेशन, मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इतना कंटेंट दिया गया है आपको आपके सिलेबस में एग्जाम के लिए जो आपके रिलेवेंट है, और यही चीजें हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आएगा मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली थ्रू द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर। ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज है, मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के साथ इंटीग्रेट कर रही है। एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो दूसरी कंट्री के साथ इंटीग्रेट कर रही है, और किस तरीके से कर रही है? गुड्स की मूवमेंट की वजह से, सर्विसेज की मूवमेंट की वजह से, कैपिटल की मूवमेंट की वजह से। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर ट्रेड कर रही है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है या इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके थ्रू जो इंटीग्रेशन हो रहा है सारी कंट्रीज का एक दूसरे के साथ, वो चीज कहलाती है आपकी ग्लोबलाइजेशन। The term sometimes also refers to the movement of people and technology across international border. ग्लोबलाइजेशन में मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस और कैपिटल के अलावा कई बार जब लोगों का मूवमेंट होता है, जिसे हम मूवमेंट ऑफ लेबर बोलते हैं, या फिर नॉलेज या फिर टेक्नोलॉजी का जो मूवमेंट होता है इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में, वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट बनता है। देयर आर ऑल्सो ब्रॉडर कल्चर, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इन सारी चीजों के अलावा ग्लोबलाइजेशन की कल्चरल डायमेंशंस भी हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं, एनवायरमेंटल डायमेंशंस भी हैं। ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्री वर्ल्ड वाइड थ्रू increasing volume and variety of cross-border transaction in goods and service, and of international capital flow, and also through the more rapid and widespread diffusion of technology। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ है, उसके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन की क्या डेफिनेशन है कि जो कंट्रीज की इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है इकोनॉमी से रिलेटेड एक दूसरे पर, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंड हो रही है कैपिटल के लिए, ट्रेड के लिए, सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए, और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिए। ये जो इंटरडिपेंडेंस है, इसकी वजह से जो इंटीग्रेशन हो रहा है, वही चीज आपकी क्या ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। Globalization refers to the process of increasing economic integration and growing economic interdependence between nations. It means integration of different economic of the world into one global economy, thereby reducing the economic gap between the countries. ये ग्लोबलाइजेशन की एक्चुअल डेफिनेशन है। अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप ये डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे
क्या है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस, मतलब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ रहा है कंट्रीज का और उनकी इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है एक दूसरे के ऊपर, कंट्रीज की एक दूसरे के ऊपर, वो चीज कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। ये चीज, इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि जो अलग अलग देशों की इकोनॉमीज हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक जगह पर आकर इंटीग्रेट कर रही हैं, वो चीज आपकी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन रही है। इससे क्या हो रहा है, जो सारी कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनके बीच में जो इकोनॉमिक गैप है, मतलब जो उनकी इकोनॉमी के बीच में गैप है, बॉर्डर का गैप है, वो सारा गैप अब खत्म होता जा रहा है ट्रेड के थ्रू। दिस इज अचीव्ड by removing all restriction on movement of goods, service, capital, labor and technology, by removing all restriction on movement of goods, service, labor and technology between nation। और ये किसकी मदद से हो रहा है, जो गवर्नमेंट है कंट्रीज में वो रिस्ट्रिक्शंस हटा रही हैं सारी, किस चीज पर से, कि गुड्स की मूवमेंट हो सके आराम से, सर्विसेज की, कैपिटल की, लेबर की और टेक्नोलॉजी की फ्रीली मूवमेंट हो सके, उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना रहे। इसकी वजह से जब ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं तब ये ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन ये इंक्रीज तो हो रहा है, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? तो नंबर वन, इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो ग्लोबलाइजेशन एक्सपोजेस डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज टू फॉरेन कंट्री कंपटीशन। दिस पुट डोमेस्टिक कंपनीज अंडर प्रेशर टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री एक कंट्री में आकर अपना ट्रेड कर रही है, एक देश की जो स्मॉल डोमेस्टिक कंट्री कंपनीज हैंगी वो दूसरी कंट्रीज में जाकर अपना बिजनेस कर रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, मतलब किसी देश की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज के साथ कॉम्पीट करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें पर एक प्रेशर आ जाता है कि वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं और जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस करें उनके साथ कॉम्पिटिट करने की वजह से। तो उसकी, इससे उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब कॉम्पिटिटर से लड़ने की एक तरीके से शक्ति बढ़ती है। ग्लोबलाइजेशन हेल्प टू इंप्रूव द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग नेशंस। सेकंड बेनिफिट है एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। तो फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। इंडियन कंपनीज कैन एक्वायर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थ्रू आउटराइट परचेज और थ्रू जॉइंट वेंचर एंड अदर अरेंजमेंट। क्या बोला है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए सबसे ज्यादा ये बेनिफिट है, उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिल जाती है। अब ग्लोबलाइजेशन की मदद से वो क्या कर सकती हैं, दूसरे देश से जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें खरीद सकती हैं, उन्हें रेंट पर ले सकती हैं, जॉइंट वेंचर में ले सकती हैं और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए उनका यूज कर सकते हैं। फिर है एक्सेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन हैज अट्रैक्टेड द मच नीडेड फॉरेन कैपिटल टुवर्ड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। Foreign multinational have invested billion of dollar in India. In addition, foreign institutional investor have brought in merge huge fund in stock market in India. एक्सेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्या है, जो बाहर के देश के लोग हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर उस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, जिससे उनका भी पैसा ग्रो होता है और जिस कंट्री में पैसा लगा है उसका भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इन ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट कंपनीज कैन सिक्योर चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर। For example, several foreign companies have set up BPO and call center in India due to lower cost of labor. Sometime a company may carry out its entire manufacturing in foreign country to minimize cost of production. ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि ग्लोबलाइज कॉम्पिटिट करने के लिए हर कंपनी यही चाहेगी कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जो लेबर की कॉस्ट है, वो कम से कम रहे, जिससे हम कॉस्ट का एडवांटेज ले सकें बाकी कंपनीज के ऊपर, बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो व्हेन द डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट लार्ज इनफ टू एब्जॉर्ब द एंटायर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कंपनी कैन एक्सपेंड एंड ग्रो बाय एंटरिंग फॉरेन मार्केट। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में मदद करती है। अब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की मदद से, नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वो भी काफी अच्छा प्रोडक्शन करना शुरू कर देती हैं। अब डोमेस्टिक कंट्री में उनकी इतनी डिमांड नहीं होती है, तो जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, फिर जो उनका प्रोडक्शन है उसका एक्सपोर्ट करना पड़ता है, दूसरी कंट्रीज में सेल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है, उनका एक्सपेंशन होता है। फिर हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ईच कंट्री हैज स्पेशलाइज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच it has comparative advantages. It can export its surplus output and import its time freely from other nation.
हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर कंपनी स्पेशलाइज हो गई है प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज बनने लगा है, कंपेरेटिव एडवांटेज उन्हें मिलने लगा है। तो फिर वो क्या करते हैं, उनका जो सरप्लस आउटपुट होता है उसे दूसरी कंट्री में सेल कर देते हैं और जिस चीज की उन्हें जरूरत होती है उस चीज का वो इंपोर्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट बेनिफिट है कंज्यूमर वेलफेयर। तो बेटर क्वालिटी एंड लो प्राइस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विल बिकम अवेलेबल टू कंज्यूमर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, बेटर क्वालिटी का और कम सस्ते दामों पर, मतलब सस्ते दामों पर लोगों को गुड्स और सर्विसेज मिलनी शुरू हो गई हैं ग्लोबलाइजेशन की मदद से। दिस अलॉन्ग विद वाइडर चॉइस इन कंजम्पशन विल हेल्प इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज। इससे क्या हुआ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके अंदर लोगों का जो रहने का जीने का तरीका है उसमें डेवलपमेंट स्टैंडर्ड हैगा, जो लिविंग स्टैंडर्ड हैगा लोगों का वो चेंज हुआ है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन विल गो डाउन एंड कंज्यूमर ऑल्सो गेट एक्सेस टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या हुआ है, जो पर्सन पहले बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ करते थे उनका स्टेटस चेंज हुआ है, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं और सभी लोगों के पास देश के चाहे किसी भी कोने में कोई प्रोडक्ट बन रहा हो उसकी एक्सेस है कि वो उसे खरीद सकते हैं। तो ये आपके सारे बेनिफिट थे कि ग्लोबलाइजेशन होने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इश्यूज इन ग्लोबल बिजनेस। अब जो ये ग्लोबल बिजनेस हो रहा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो ये बिजनेस हो रहा है, इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट हैगा। तो रिसोर्स कैन बी अलोकेटेड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ गिवन ऑर्गेनाइजेशन। अ फर्म में स्टेबलाइज अ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, इट में ट्रीट फॉरेन ऑपरेशन एज सेपरेट एंटिटी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है कि अगर किसी भी बिजनेस को ग्लोबली करना होता है अपना वर्क, तो उसे अपनी एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी पड़ती हैं, कुछ कंट्रीज के अंदर कुछ कंट्रीज के बाहर, जिसकी वजह से उन्हें इनकी सारी मेंटेनेंस अलग अलग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। तो ग्लोबल कंपनीज आर रेज कैपिटल एंड एलोकेट देम टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन ऑपरेशन टू सपोर्ट देयर स्ट्रेटेजीज। In earlier year, it was a simple process of transferring the fund from parent to company to stabilize operation in foreign country. Nowadays, resource allocation is more complex because of financial and technological resources are available from host country and international capital market. क्या बोला है, रिसोर्स एलोकेशन क्या है, तो जो ग्लोबल कंपनीज होती हैं, मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही होती हैं, उन्हें अपनी जो डोमेस्टिक कंपनी है उन्हें भी, और जो फॉरेन में उन्होंने कंपनी स्टेबलाइज करी है दूसरी कंट्रीज में, उन्हें भी कैपिटल और रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है। पहले तो ये सारा प्रोसेस आसान होता था, लेकिन अब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं रिसोर्स एलोकेशन की, अलग अलग फॉरेन मार्केट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की वजह से उन्हें वो सारी चीजें वहां पर भी अवेलेबल होती हैं, और कंट्रीज को अगर एलोकेट करना होता है तो वो काफी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनता जा रहा है अब। तो ये एक दूसरा इशू हैगा ग्लोबल बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट हैगा लीडरशिप। तो लीडरशिप स्टाइल वेरी अकॉर्डिंग टू नेशन एंड नेशन, हेंस अ कंपनी वांट टू हैव अ बिजनेस रिलेशन। अ लीडरशिप स्टाइल कॉलिंग फॉर स्पेसिफिक स्किल एंड टेक्निक मे नॉट वर्क ऑल द टाइम इन द कंट्रीज। क्या है, लीडरशिप स्टाइल में चेंज आता है, मतलब जो लीडरशिप होता है, स्टाइल होता है, तरीका होता है हैंडल करने का बिजनेस को, वो क्या है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। एक कंट्री के लिए अलग होता है, वही दूसरी कंट्री में उसका वो तरीके से यूज नहीं होता है, वहाँ वो चेंज होता है। तो ये इस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कंपनी को डायरेक्ट और सुपरवाइज करने में, एक कंट्री के अंदर अपनी बिजनेस को और दूसरी कंट्री के अंदर बिजनेस को अलग अलग तरीकों से उन्हें लीड करना होता है, सुपरवाइज करना होता है बिजनेस को। तो ये एक इशू आ जाता है ग्लोबल बिजनेस में। फोर्थ हैगा प्लान एंड पॉलिसी। तो एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम हैज एन इम्पैक्ट ऑन प्लान एंड पॉलिसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग ग्लोबल एक्टिविटी इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन। In financial area, one has faced many fluctuating exchange rate, currency control, quotas, tariff, inflation, taxation, and fiscal and monetary policy are influenced by domestic and foreign government if the firm choose to go global. प्लान एंड पॉलिसी कैसे इशू बनती है, अगर कोई कंपनी ग्लोबल जाना चाहती है तो उसे कई सारी पॉलिसीज को मानना पड़ता है, कई सारे प्लान्स बनाने पड़ते हैं, कई सारी स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती हैं, काफी सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है जिस कंट्री में वो जाना चाहते हैं और या फिर जहां पर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो ये भी एक इशू बन जाता है जब कोई कंपनी डोमेस्टिक से ग्लोबल पर जाना चाहती है। तो ये चार इशू आपको डिस्कस करे हैं कि एक ग्लोबल बिजनेस बनने में या इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने में क्या क्या इश्यूज आपके आते हैं। अब है इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस को डोमेस्टिक बिजनेस के साथ कंपेयर करा है।
तो सबसे पहले एनवायरनमेंट के बेसिस पर तो द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल, कॉम्पिटिटिव एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर वेल नोन इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस ड्यू टू फैमिलियरिटी ऑफ ज्योग्राफी एंड प्लेस ऑफ ऑपरेशन। जो एक डोमेस्टिक बिजनेस होता है उसके अंदर आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल और कॉम्पिटिटिव और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है, क्योंकि आप उन सारी चीज़ों से फेमिलर होते हैं। In international operation, the various aspects of macro-external environment are not fully known unless the business is stabilized and create a place for itself in market। लेकिन वहीं एक इंटरनेशनल ऑपरेशन करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इतनी सारी नॉलेज नहीं होती है, जब तक आप अपना वहाँ पर बिजनेस स्टेबलाइज नहीं कर लेते हैं और थोड़ा आपको टाइम नहीं हो जाता है बिजनेस चलाते हुए, तब तक आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं हो पाती है। तो दस अ नंबर ऑफ इन innumerable hidden environmental factor may emerge during the settlement of period which may pose problem। तो इंटरनेशनल बिजनेस स्टेबलाइज करते समय आपको इन सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, ये सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। सेकंड है प्लान एंड स्ट्रेटेजी के बेसिस पर। तो प्लान एंड स्ट्रेटेजी आर जनरली वर्कड आउट फॉर शॉर्ट टर्म। The short-term plan are linked together and carried forward into long run. The inverse is also possible as domestic business offer the flexibility to organization in case। क्या बोला है, जो प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी होती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं, फिर वही शॉर्ट टर्म प्लान को लिंक करके क्या करा जाता है, लॉन्ग रन में उनका यूज करा जाता है। ये पॉसिबल हो पाता है आपका डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ओनली अ वेल थॉट आउट प्रूवन प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म बाउंड प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी वर्क। लेकिन अगर आपको कहीं इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो आप ऐसे ही बिना किसी प्रैक्टिकल प्रूवन टर्म स्ट्रेटेजी के ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वहाँ एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, कॉस्ट इन्वॉल्व होने वाली है। तो अगर आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी से आप कंफर्म है, प्रूव्ड है वो स्ट्रेटेजी, तभी आप बाहर कहीं का पर इंटरनेशनल बिजनेस स्टेबलाइज करते हैं। बिना एक प्रूवन स्ट्रेटेजी के आप ऐसे बिजनेस स्टेबलाइज नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। फिर रहेगा कंपटीशन। तो द कॉम्पिटिटिव फोर्स ऑपरेटिंग इन डोमेस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल बाउंड्री। द मूवमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्स देन दस कैन बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड मोर क्लियरली। डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेज होते हैं वो एक लोकल बाउंड्री की लिमिट में रहते हैं, तो आप उन्हें एनालाइज कर पाते हैं, उनको अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कॉम्पिटिटिव फोर्सेज आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल बाउंड्री, दे एक्सटेंड ओवर सेवरल कंट्री देयर बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एनालाइज देयर मोटिव एंड मूवमेंट। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के केस में वो लोकल लिमिट तक, लोकल बाउंड्री तक लिमिट नहीं रहते हैं, वो सारी कंट्रीज के बेसिस पर चलते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनकी मूवमेंट को एनालाइज करना, उनकी मूवमेंट को समझना। नेक्स्ट है डिफरेंस इन करेंसीज। तो देयर आर ओनली वन करेंसी एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द कंट्री एंड देयरफॉर देयर आर नो डिफिकल्टी इन मेकिंग पेमेंट इन इंटरनल ट्रेड, बट ईच कंट्री हैज इट्स ओन मॉनेटरी सिस्टम विच डिफर फ्रॉम अदर। क्या बोला है, डोमेस्टिक करेंसी ट्रेड के अंदर, डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर आपकी पूरी कंट्री में एक ही करेंसी चलती है, तो आप इजीली ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। लेकिन ऑल पेमेंट फॉर इंपोर्ट आर टू बी मेड इन एक्सपोर्टिंग कंट्री करेंसी विच इज नॉट फ्रीली अवेलेबल इन इंपोर्टिंग कंट्री। द स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन करेंसी में समटाइम लिमिट द साइज ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम द कंट्री। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, अगर आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता है तो आपको उस दूसरी वाली कंट्री की करेंसी में करना होता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, कई बार ये जो साइज ऑफ इंपोर्ट होता है उस पर लिमिट लगा देता है और इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने में ये एक रिस्ट्रिक्शन बन जाता है। नेक्स्ट है टैरिफ एंड क्वाटास। तो टैरिफ रेट एंड क्वाटा इम्पोज्ड बाय वेरियस कंट्री ऑन देयर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डू नॉट डायरेक्टली एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक बिजनेस ऑपरेशन। जो ये टैरिफ एंड क्वाटा होते हैं ये कहाँ पर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाए जाते हैं, तो इससे डोमेस्टिक बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। द इंटरनेशनल बिजनेस आर डायरेक्टली एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टैरिफ रेट इम्पोज्ड बाय वेरियस कंट्रीज। लेकिन जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसके अंदर टैरिफ एंड क्वाटा का बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस होता है। इसके बेसिस पर काफी सारे डिसीजन लिए जाते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को डायरेक्टली और सिग्निफिकेंटली। ऑल्सो दे हैव टू ऑपरेट विद इन द क्वाटा ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इम्पोज्ड बाय कंट्री। और उन्हें क्वाटा में रहकर ही काम करना होता है, जितनी लिमिट बताई गई होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, उतना ही वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। तो ड्यू टू पास्ट सक्सेस प्रूवन ट्रैक एंड रिपोर्ट record and stabilized system, business can prosper even if human resource have minimum skill and knowledge।
द टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मच सिंपलर इन डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है, पहले की सक्सेस से प्रूवन तरीकों से आपको पता होता है कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है। तो अगर कम स्किल और नॉलेज वाले भी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं तो आपका काम चल जाता है डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। लेकिन द इंटरनेशनल बिजनेस रिक्वायर मल्टीलिंगुअल, मल्टी स्ट्रेटेजिक, मल्टी कल्चरल ह्यूमन रिसोर्स टू हैंडल वेरिएड रिस्क स्प्रेड ओवर कंट्रीज। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको अलग अलग लैंग्वेज जानने वाले, अलग अलग स्ट्रेटेजी जानने वाले, अलग अलग कल्चर के लोगों की जो मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, जो कि एक बहुत ज्यादा रिस्की टास्क हो जाता है। दस द टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स, और ये एक कॉम्प्लेक्स तरीका होता है इतने अलग अलग तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। तो डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, ऑपरेशन कैन स्टार्ट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक बिजनेस में क्योंकि उनका साइज छोटा होता है तो हम कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी डोमेस्टिक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल लोकल बिजनेसेस लिमिटेड। इसके अंदर जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, कंप्लायंसेस वगैरह होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, कम ही होती हैं। ऑन दी अदर हैंड ओवरसीज ऑपरेशन एक्सपेक्ट एक्सपोर्ट कॉल फॉर ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू सेट अप एंड एक्सपेंड द बिजनेस इन मैनी कंट्री। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर हमें एक्सपोर्ट वगैरह करना होता है, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना होता है, तो उसके लिए हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को दूसरी कंट्री तक पहुंचाने के लिए। स्पेशल रेगुलेटरी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ सिंस फॉरेन करेंसी इज ट्रांजैक्टेड। और फॉरेन करेंसी में ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो इसमें कई सारी अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, वो भी इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक। तो डोमेस्टिक कंट्री में इन्वॉल्व यूज ऑफ कन्वेंशनल लॉजिस्टिक मेथड ऑफ एंगेजिंग डोमेस्टिक प्लेयर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड रीचिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो कन्वेंशनल लॉजिस्टिक मेथड होता है वो यूज करा जाता है रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए और फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस इंगेजेस इंटरनेशनल प्लेयर इन्वॉल्विंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम फॉर इफेक्टिव लॉजिस्टिकल ऑपरेशन। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में आपको अगर लॉजिस्टिक का यूज करना है तो आपको एडवांस तरीकों का, एडवांस सिस्टम का यूज करना पड़ेगा लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर होता है और काफी डिस्टेंस का होता है। इस वजह से आपको एडवांस चीजों का यूज करना पड़ता है उसके अंदर। फिर है अप्रोच। तो डोमेस्टिक बिजनेस अप्रोच इज एथोसेंट्रिक। इट मींस दैट डोमेस्टिक कंप्लेन फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट डिजाइन टुवर्ड नेशनल मार्केट कंज्यूमर एंड कॉम्पिटिटर। क्या बोला है, डोमेस्टिक बिजनेस की जो अप्रोच होती है वो एथोसेंट्रिक होती है। मींस उन्हें वही चीज बनानी होती है जो उनकी कंट्री में डिमांड करी जा रही है, जो कस्टमर को चाहिए, और कॉम्पिटिटर को के अकॉर्डिंग उन्हें ये देखकर बनानी होती है। इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोच कैन बी पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। अंडर पॉलीसेंट्रिक अप्रोच इंटरनेशनल बिजनेस एंटर फॉरेन मार्केट बाय स्टेबलाइजिंग फॉरेन सब्सिडरीज। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो बिजनेस की अप्रोच होती है वो पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक होती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉरेन मार्केट में अगर एंटर करना होता है किसी बिजनेस को तो अपनी सब्सिडरीज के थ्रू एंटर करता है वो। तो ये आपके 9 डिफरेंस हो गए एक डोमेस्टिक बिजनेस और एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या क्या आपके डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। मतलब अगर हमें एक बिजनेस को डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेजेस फॉलो करनी पड़ती हैं। पहला है फर्स्ट स्टेज। एक्सपोर्टिंग इज द फर्स्ट स्टेज एंड इट आल्सो द लास्ट कमिटेड मोड ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। सबसे पहला तरीका क्या है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का, एक्सपोर्ट हैगा। इट इज यूज्ड बाय फर्म यूजिंग एन इंटरनेशनल और ग्लोबल स्ट्रेटेजी वेयर द लोकल रिस्पॉन्सिव इज लो। डोमेस्टिक कंपनी मूव इनटू न्यू मार्केट ओवरसीज बाय लिंकिंग अप विद लोकल डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। इसके अंदर क्या करती हैं, जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो नई मार्केट में एंटर करने के लिए लोकल डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप करती हैं और इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करती हैं। सेकंड स्टेज है एज फर्म कमिटमेंट टू अ मार्केट इज इंक्रीज इट विल मूव टू सेकंड स्टेज एंड इंट्रोड्यूस सम मोर मार्केटिंग फंक्शन इनटू द कंट्री। अब अगर एक बार फर्म फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेती है उसके बाद वो क्या करती है, अपने जो मार्केटिंग फंक्शन है उसे इंक्रीज करती है। दिस में नाउ बी एसोसिएटेड विद एनी ऑफ अदर 4 मोड डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ कमिटमेंट। इसके बाद आपको जो एंट्री के तरीके हैं उनमें से बाकी के जो 4 तरीके हैं वो बताए जाएंगे अभी आगे आपको। उन 4 तरीकों को अपनाती है। इट में ऑल्सो इंडिकेट दैट द फर्म इज मूविंग टुवर्ड अ मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी। इससे साफ पता लग जाता है कि फर्म कैसी स्ट्रेटेजी अपना रही है, मल्टी डोमेस्टिक, मतलब अब एक से ज्यादा कंट्री में फर्म ऑपरेट होना चाह रही है। थर्ड स्टेज है इन द नेक्स्ट स्टेज द डोमेस्टिक बेस्ड कंपनी बिगिन टू कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग इन की फॉरेन मार्केट। थर्ड स्टेज में कंपनी क्या करती है, अब दूसरी कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेबलाइज कर लेती है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है।
द लाइसेंसिंग जॉइंट वेंचर और सब्सिडियरी मोड में बी यूज्ड। इसके अंदर वो क्या क्या तरीका अपनाती है मैन्युफैक्चरिंग का, या तो लाइसेंसिंग ले लेती है, या जॉइंट वेंचर करके मैन्युफैक्चरिंग करती है, या सब्सिडरी के तरीके से। इट में इंडिकेट अ मूव टू मोर मल्टी डोमेस्टिक और ग्लोबल स्ट्रेटेजी फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी। ऑल्दो मैनी कंपनी फॉलोइंग एन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी है मैन्युफैक्चरिंग ओवरसीज, क्योंकि जो ज्यादातर कंपनीज होती हैं जो इंटरनेशनली अभी ऑपरेट कर रही हैं उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ओवरसीज होती है, मतलब दूसरी कंट्री में उनका प्रोडक्शन हो रहा होता है। फोर्थ स्टेज क्या होती है? द फोर्थ स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ट्रांसफर ऑफ अदर हेड ऑफिस फंक्शन टू सब्सिडरीज। अब क्या है, अभी तक सिर्फ सब्सिडरी बनाई थी, अब उसमें दूसरे दूसरे फंक्शंस भी ऐड करे जाएंगे। उस सब्सिडरी के सारे अपने हेड फंक्शन उसी कंट्री में स्टेबलाइज कर दिए जाएंगे। इन स्टेज 4 द कंपनी मूव टू अ फुल इनसाइडर पोजीशन इन दिस मार्केट। अब पूरी पोजीशन लेने के लिए रेडी होती है। सपोर्टेड बाय अ कंप्लीट बिजनेस सिस्टम, उनका पूरा एक बिजनेस सिस्टम बनाया जाता है उस सब्सिडरी का, R&D डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड जितने भी सारे होते हैं। दिस स्टेज कॉल द मैनेजर टू रेप्लिकेट इन न्यू एनवायरनमेंट द हार्डवेयर सिस्टम एंड ऑपरेशनल अप्रोच दैट हैव वर्कड सो वेल एट होम। इसके अंदर मैनेजर का सबसे बड़ा रोल होता है ये सारी स्टेप करने के लिए। फिफ्थ स्टेज आती है हमारी। इन द फिफ्थ स्टेज द कंपनी मूव टुवर्ड अ जेन्युइनली ग्लोबल मोड ऑफ ऑपरेशन। फिफ्थ स्टेज में अब कंपनी पूरी तरह से तैयार होती है ग्लोबल मोड लेने के लिए ऑपरेशन में। द फिफ्थ स्टेज इज टू ट्रांसफर फंक्शन बैक टू सेंटर। द सेंटर में नॉट बी द हेड ऑफिस बट सब्सिडरी दैट शोन अ फ्लेयर फॉर अ कॉम्पिटेंस। अब क्या होता है, इस मूव में जो सब्सिडरी बनाई होती है वो हेड ऑफिस बन जाती है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक मेन कंपनी बन जाती है, और जिस कंपनी ने इसे बनाया होता है वो इसकी एक तरीके से सब्सिडरी का काम करने लगती है। द फंक्शन ट्रांसफर्ड बैक में बी ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अदर शेयर्ड service operation R&D back to a small number of sites to better exploit synergy. There is some evidence that is starting to occur especially in competitive industries such as car and microelectronic। तो क्या बोला है यहाँ पर, कई सारे ऐसे एविडेंस है जिनसे ये पता लगता है कई सारी कार की कंपनी है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं। देयर इज सम एविडेंस ऑफ इट ऑकरिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के भी इसके कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं। ये था आपका 5 स्टेजेस होती हैं कि किस तरीके से एक कंपनी का इंटरनेशनलाइजेशन होता है। फिर आता है आपका रिस्क कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की, एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क। तो मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट पॉलिटिकली स्टेबल एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर डज नॉट हैपन इन स्मूथ वे इन दिस कंट्री। कई सारी कंट्रीज होती हैं उनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पावर का पूरा सपोर्ट उन बिजनेसेस को नहीं मिल पाता है। Therefore, company doing business in this country may have risk in new political regime, और political regime change होते ही इन कंट्रीज के बिजनेसेस को रिस्क होता है उनमें चेंजेस आने का या उनके बंद होने का। नेक्स्ट है कल्चरल एंड मैनेजरल रिस्क। तो कंट्री डिफर वाइडली इन टर्म ऑफ कल्चर कैरेक्टरिस्टिक लाइक कस्टमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, tradition, value and belief and a host of other culture factors. Therefore, product service have to be tailored according to such requirement. कल्चरल एंड मैनेजरल रिस्क क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि कंपनीज देंगी उनका, अगर ऐसी कंपनी है जहाँ पर कई तरीके के कल्चर होते हैं, अलग अलग लोगों की प्रेफरेंस है, अलग अलग टेस्ट है, एटीट्यूड है, ट्रेडिशन है, वैल्यू है, तो कंपनी को उसमें अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं उनको भी उसी तरीके से चेंज करना होता है। अगर नहीं कर पाते तो फिर उन्हें रिस्क होता है कि वो शट डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सचेंज रिस्क। तो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी सिस्टम, एज करेंसी ऑफ वन कंट्री इज नॉट सर्कुलेशन इन अनदर कंट्री, देयरफॉर वन करेंसी is exchanged with another currency at some rate. The exchange rate keep on fluctuating, causing risk of loss to participate in international business. Exchange risk क्या होता है, अब अगर कंपनी को ग्लोबली बिजनेस करना है तो एक कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होती है, उसे एक्सचेंज करवानी पड़ती है, और जो ये एक्सचेंज रेट होते हैं ये हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो इसकी वजह से जो बिजनेसेस होते हैं उन्हें लॉस का चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि करेंसी रेट फ्लक्चुएट होने से कभी तो फायदा होता है लेकिन लॉस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी कभार। फिर है क्रेडिट रिस्क। तो इट इज़ द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू डेटर्स नॉन पेमेंट ऑफ लोन और अदर लाइन ऑफ क्रेडिट। इट इज डिफिकल्ट टू ascertain the credit worthiness of foreign buyer. Where a foreign buyer goes bankrupt, the domestic exporter face great loss. क्रेडिट रिस्क क्या होता है, अब हमें अपनी कंट्री के एक्सपोर्टर मतलब बायर के बारे में तो पता होता है एक बार को, लेकिन जो फॉरेन बायर है उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है कि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। कई बार वो क्या करते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं पेमेंट में, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंपनी होते हैं उसके जो सप्लायर होते हैं और एक्सपोर्टर होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है।
नेक्स्ट हैगा ट्रांसपोर्ट रिस्क। तो ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय शिपिंग और एयरवेज सी एंड ट्रांसपोर्ट आर एक्सपोज टू मेनी टाइप्स ऑफ एडिशनल रिस्क। ट्रांसपोर्ट रिस्क होता है क्योंकि इनमें डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो जो गुड्स होते हैं वो सी के थ्रू शिपिंग या एयरवेज के थ्रू करी जाती है, मतलब भेजे जाते हैं। तो फिर इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में कई सारी तरीके के डैमेजेस होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। फिर आता है मार्केट रिस्क। तो कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट इज सीवियर एंड मार्केट कंटिन्यूअस चेंज फ्रीक्वेंटली, इट मे नॉट पॉसिबल फॉर अ फर्म टू compete इन इंटरनेशनल मार्केट। मार्केट रिस्क क्या होता है, जिस एनवायरनमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं और डोमेस्टिक जो बिजनेस होते हैं उनके लिए उसको एक तरीके से कॉप अप कर पाना, एडेप्ट कर पाना उन चेंजेस को काफी बार कई ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी बना देता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। ये आपकी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यहीं पर आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। इस यूनिट में आपका सिर्फ यही कंसेप्ट रह गया है जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।